नमस्कार दोस्तों। डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 14 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्विज शुरू होने से पहले वही बातें, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और चैनल के द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोस एक्सेस करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। ज्वाइन बटन नीचे दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू वन धन योजना विच इज करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी। इट इज ए स्कीम एम्स एट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। दोस्तों, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स क्या होता है मैंने एक बार कई बार बता चुका हूं और एक बार बता रहा हूं। दोस्तों, एज द नेम इंडिकेट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। देखो दोस्तों, फॉरेस्ट से या जंगल से जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, जो ट्राइबल पॉपुलेशन फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी डेली लाइवलीहुड के लिए लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाके इन प्रोड्यूसर्स को कलेक्ट करते हैं। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स में बहुत सारे चीज़ आते हैं। देखो, जो कॉस्टली टिम्बर्स है, जो बड़े बड़े पेड़ है, उसको काट के तो बेच नहीं सकते, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है। वो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको तो ले नहीं सकते। पर जितने भी माइनर है, फॉर एग्जांपल छोटे मोटे लकड़ियाँ, फ्रूट्स, ठीक है, और जो हनी है और कुछ वैक्सेस है, ये सब कलेक्ट कर सकता है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके आसपास रहते हैं। तो ये लोग ये चीज़ें कलेक्ट करने के बाद ये बाहर बेचते हैं। ये इनके लिए एक डेली इनकम है, राइट दोस्तों। तो इनकी जो डेली इनकम को सपोर्ट करने के लिए, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को और मार्केट करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया है एक वन धन योजना। ठीक है, अब प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में कुछ देखते हैं। द वन धन स्कीम एम्स एट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स बाय हेल्पिंग them in optimum utilization of the natural resources and providing them with a sustainable livelihood। यही मैंने बताया दोस्तों, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्राइबल्स की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका ऑब्जेक्टिव है जो वन धन स्कीम का। तो बेसिकली क्या हो जाता है, जब भी ये लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स कलेक्ट करके बेचने आता है ना, इनको इतनी अच्छी इनकम नहीं मिल पाता उससे, क्योंकि लोग बार्गेन करते हैं और कुछ ठीक से बेच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट मार्केट लाना, ठीक है, इनके लिए क्लस्टर लाना, जो ट्राइबल एक इंडस्ट्री बनाना, इनकी वैल्यू एडिशन कराना, ये वन धन योजना का ऑब्जेक्टिव है। तो अब क्या होगा, ये बनाने के बाद क्या होगा, ये लोग जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करेगा ना, ये लोग एक साथ मिलके काम करेंगे और इट विल हेल्प टू इंक्रीज द ट्राइबल इनकम बाई वैल्यू एडिशन। इट फॉर्म्स द क्लस्टर्स ऑफ ट्राइबल एसएचजीज, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे और स्ट्रेंथन देम टू ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज। देखो, एक ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनी जैसा काम करेगा, राइट दोस्तों। तो बेसिकली यही है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर जो कलेक्ट करते हैं ना, उसको मार्केट करना, ठीक है, इसको ठीक तरह से मार्केट करना और इनकी इनकम को बढ़ाना, एक स्ट्रीमलाइन प्लेटफॉर्म लाना बेसिकली। Under the scheme, One Dhan Vikas Kendra has also been established for providing capacity building training and skill upgradation। देखो, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाता है इसमें और स्किल अपग्रेडेशन। देखो, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत सारे स्किल्स रहते हैं, इनकी स्किल को और अपग्रेड करना और ट्रेनिंग देना, ये जो वन धन योजना के अंडर एक वन धन विकास केंद्र है, वो इसके लिए बनाया हुआ है। वन धन विकास केंद्र सारा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर फिनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। देखो, ये जो वन धन विकास केंद्र है, जो ट्राइबल्स को ट्रेनिंग देगा, इनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करेगा और स्किल अपग्रेडेशन करेगा, ये है इनके लिए एक फिनेंशियल डेवलपमेंट जैसे काम करेगा। बेसिकली इनकी जो कंडीशन है उसको और बढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट, राइट दोस्तों। तो हमारी आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी। इट इज एन असेसमेंट ऑफ ए कंट्रीज मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट वो होता है, वो एक असेसमेंट होता है, एक पर्टिकुलर कंट्री को देखा जाता है, असेस किया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट क्या क्या मेजर्स अडोप्ट किए, ये देखता है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में। दोस्तों, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। एपीजी म्यूचुअल इवैल्यूएशन is a peer reviewing system to determine whether countries meet the complaint standards for money laundering and terror financing। देखो, एपीजी मतलब होता है एशिया पैसिफिक ग्रुप। एशिया पैसिफिक ग्रुप दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है
जो FATF है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उनके जैसा एक अलग बॉडी है APG भी। तो APG एक पीयर रिव्यूइंग सिस्टम है, बेसिकली कंपेयर करते हैं कंट्रीज को और देखते हैं इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फिनेंसिंग के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए। आफ्टर ए कंट्री सबमिट्स ए म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, APG मेंबर्स कैन डिसाइड टू प्लेस ए मेंबर इधर थ्रू रेगुलर और एनहांस फॉलोअप। दोस्तों, एक पर्टिकुलर कंट्री अपना म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो APG के मेंबर्स है वो डिसाइड करते हैं उन कंट्री को रेगुलर फॉलोअप में डालना है या एनहांस फॉलोअप में डालना है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना दोस्तों। रेगुलर फॉलोअप में क्या होता है, उन कंट्री को 2 बार साल में रिपोर्ट देना पड़ेगा क्या क्या एक्शंस लिए ये सबके अगेंस्ट। अगर एनहांस फॉलोअप में डाल दिया उस कंट्री को 4 बार रिपोर्ट देना पड़ेगा 1 साल में। बेसिकली प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा उस कंट्री को। अगर हम FATF की बात करें, FATF had placed Pakistan on its grey list in June 2018 and asked Islamabad to implement a plan। दोस्तों, FATF जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो पाकिस्तान को जून 2018 को ग्रे लिस्ट में डाला था। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फिनेंसिंग ये सब के बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे। तो FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था और बोला था 2019 के एंड तक आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, आपने इनके अगेंस्ट क्या क्या काम किया ताकि आपको ग्रे लिस्ट से निकाल सके। पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये जो डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी दिया था। ठीक है, तो FATF का न्यूज़ हो गया ये। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इज ए FATF स्टाइल रीजनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, मेंबर्स ऑफ विच आर कमिटेड टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड फिनेंसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो दोस्तों, एशिया पैसिफिक ग्रुप ही यही काम करता है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट या फिनेंसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये क्या होता है दोस्तों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब जितने भी वेपन है, जैसे न्यूक्लियर वेपन है, बैलिस्टिक मिसाइल से जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इनको ज़्यादा प्रोलिफरेट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। बहुत सारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इनकी प्रोलिफरेशन के लिए जो फिनांस करती है वो भी गलत काम है, फिनांस टेररिज्म के लिए जो फिनांस करते हैं वो भी बहुत बड़ा गलती है, और मनी लॉन्ड्रिंग करना इंटरनेशनल लेवल में भी या नेशनल लेवल में भी। तो इन सब के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाना APG का काम है, राइट। APG was founded in 1997 in Bangkok, Thailand and currently consists of 41 member jurisdictions in Asia Pacific region। ठीक है, APG 1997 में बैंकॉक, थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक में फॉर्म हुआ था 1997 में। ध्यान रखना दोस्तों डेट। इसमें 41 मेंबर जुरिस्डिक्शंस है। अब देखो, jurisdictions that join the APG either as member or as observers commit to the recommendation of the Financial Action Task Force। देखो, जितने भी APG एशिया पैसिफिक ग्रुप में जुरिस्डिक्शन से मेंबर्स है वो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कमिटेड रहेगा, उनके रिकमेंडेशन से कमिटेड रहेगा, राइट दोस्तों। तो बेसिकली जो APG एंड फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक पैरेलल में चलता है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज होली सी रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, जुरिस्डिक्शन ऑफ द बिशप ऑफ रोम नोन एज द पोप। दोस्तों, होली सी जो वतिकन के पोप है, पोप ऑफ द वतिकन, जिनको हम बिशप ऑफ रोम भी बोलते हैं, उनका जो जुरिस्डिक्शन एरिया है ना दोस्तों, उनको होली सी बोलते हैं, नहीं तो सी ऑफ रोम बोलते हैं, राइट। बेसिकली वतिकन को होली सी बोलते हैं, वतिकन की जो गवर्नमेंट है उसको होली सी बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों, वतिकन वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है जिसका कैपिटल है वतिकन सिटी। ये मैप देखो आप, ये इटली के अंदर एक स्मॉल पोर्शन है वतिकन, इटली के अंदर ही है वतिकन, ठीक है, पर एक अलग कंट्री है। अब दोस्तों, इस तरह के जो रीजन्स को क्या बोलते हैं, एनक्लेव बोलते हैं। मैंने आपको एक बार समझाया भी था, जब एक कंट्री या रीजन पूरा सराउंडेड बाई अनदर कंट्री रहता है तो उसको एनक्लेव बोलते हैं, क्योंकि जो वतिकन है इटली के अंदर एनक्लेव्ड है। अब एक्सक्लेव क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं मैं आपको। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर कनाडा है और कनाडा के वेस्टर्न एरिया में अलास्का है। अब अलास्का यूएसए का एक्सक्लेव है क्योंकि यूएसए के साथ नहीं है वो, राइट दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं चाइना एंड वियतनाम के बारे में। देखो दोस्तों, चाइना में रफली 12 मिलियन कैथोलिक्स रहते हैं, और जो 12 मिलियन कैथोलिक्स है चाइना में, बहुत बड़ा पॉपुलेशन 1.2 करोड़ हो गया। क्यों? अब इनमें और चाइनीज गवर्नमेंट में बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि चाइना कौन गवर्न करता है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का कोई रिलीजन नहीं होता, तो कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की रिलीजियस माइनॉरिटीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा जो उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट। तो दोस्तों,
ये जो 12 मिलियन कैथोलिक्स है, ये लोग अंडर किसके अंडर है? एक अनऑफिशियल अंडरग्राउंड चर्च है विच इज लॉयल टू वतिकन। तो ऑब्वियस ही बात है वो कैथोलिक्स है तो वतिकन से थोड़ा कमिटेड है, पर चाइनीज गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं है। तो बेसिकली एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी भी है ये कैथोलिक्स जो है उधर। अब बहुत साल के नेगोशिएशंस के बाद 2018 सितंबर 22 को वतिकन और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया 2 साल के लिए। वो एग्रीमेंट में क्या बोला था कि वतिकन से बिशप्स भेजेंगे, प्रीस्ट भेजेंगे चाइना में, कि उनका देखभाल करने के लिए, जो 1.2 करोड़ कैथोलिक्स है, जो 12 मिलियन कैथोलिक्स है। अब चाइना ने माना भी था, एक शर्त रखा था कि वो हमारी कोई रिलीजियस चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा बोला था। अब 2 साल हो चुका है, अब ये रिन्यू होना है कि नहीं? अब देखो, द वतिकन एंड चाइना आर प्रिपेयरिंग टू रिन्यू ए हिस्टोरिक डोल ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप्स। पोप फ्रांसिस हैव गिवन द गो अहेड फॉर द रिन्यूअल ऑफ द एग्रीमेंट। देखो अब ये रिन्यू होने वाला है, पर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ ना, ये इतना फ्रूटफुल नहीं रहा। जो काम के लिए भेजा गया था वो ठीक से नहीं हुआ करके एक एलिगेशन आ रहा है, इसलिए अभी इसको रिन्यू करना है, नहीं रिन्यू करना है, ये सब अभी चल रहा है, बात न्यूज में है दोस्तों। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में आपको मैं समझाऊंगा, अभी के लिए ये दोस्तों। पर हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन सी, द जुरिस्डिक्शन ऑफ बिशप ऑफ रोम नोन एज द पोप। ठीक है, होली सी। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statements with respect to compensatory afforestation fund and compensatory afforestation fund management and planning authority CAMPA. which of the statements given are correct? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा इन 2001. In 2006, ad hoc CAMPA was established for the management of compensatory afforestation fund. देखो दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट्रीज आ रहे थे एक टाइम पे, तो बहुत सारे फॉरेस्ट जो है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था लैंड के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया 2001 में, उन्होंने बोला एक कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होना चाहिए। ये मतलब क्या है, एक फैक्ट्री के लिए या कोई इंडस्ट्री के लिए या कोई माइनिंग के लिए अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन होना चाहिए, मतलब प्लांट्स लगाना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उस कंपनी का। राइट, ये है कैंपा। अब कैंपा एक्ट क्या है? To compensate the loss of forest area and to maintain the sustainability, the government of India came up with a well-defined act known as CAMPA. ठीक है, the law establishes a national compensatory afforestation fund under the public account of India and a state compensatory afforestation fund under the public account of each state. देखो एक फंड बना दिया बेसिकली, एक नेशनल कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड सेंट्रल में भी बनाया और स्टेट में भी बनाया। ठीक है, दिस फंड्स विल रिसीव पेमेंट्स फॉर, देखो ये फंड्स में किस तरह का पेमेंट आएगा? कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए, net present value of the forest and other project specific payments. Right, national fund will receive 10% of these funds and state funds will receive the remaining 90%. जिस स्टेट में ये डिफॉरेस्टेशन हुआ है इसके लिए जो फंड्स आएगा ना कंपनी से, वो 90% पर्टिकुलर स्टेट को मिलेगा, बाकी जो 10% है वो नेशनल फंड में जाएगा। राइट, According to Act's provision, a company diverting forest land must provide alternative land to take up compensatory afforestation. ये मैंने बताया आपको, जिस कंपनी डिफॉरेस्टेशन कर रहा है ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड करने के लिए। क्या के लिए? अफॉरेस्टेशन के लिए, बेसिकली पेड़ लगाने के लिए। फॉर अफॉरेस्टेशन द कंपनी शुड पे टू प्लांट न्यू ट्रीज इन द अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइडेड टू स्टेट। देखो अल्टरनेटिव लैंड तो प्रोवाइड करना ही करना है, अब उसमें पेड़ पौधे भी तो लगाना है, उसके लिए भी पैसा कंपनी को देना है। राइट दोस्तों, अब हमारे स्टेटमेंट में क्या क्या था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा इन 2001, बिल्कुल सही है। एज पर द कैंपा एक्ट, इफ नो सुटेबल नॉन फॉरेस्ट लैंड इज फाउंड, डिग्रेडेड फॉरेस्ट कैन बी चूजन फॉर अफॉरेस्टेशन। देखो दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर देखो कुछ जगहों में क्या ना, बहुत सारे फैक्ट्रीज है और कॉम्पनसेटरी लैंड देने के लिए लैंड ही नहीं होता है, तब क्या करेगा? तब देखो डिग्रेडेड फॉरेस्ट कैन बी चूजन, जो फॉरेस्ट है जो कोई डिसास्टर से डिग्रेड हुआ है, कोई सोइल एरोशन की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से जो एरिया डिग्रेड हुआ है, वो एरिया भी यूज कर सकता है अफॉरेस्टेशन के लिए, क्लियरली लिखा है कैंपा एक्ट में। अकॉर्डिंग टू एक्ट प्रोविजन, ए कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लैंड टू टेक अप compensatory afforestation and to pay
टू प्लांट न्यूट्रीज, ये मैंने आपको बता दिया। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द गैंगेटिक डॉल्फिन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इट इज द ओनली फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। गलत है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नेम है प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। गैंगेट्स रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द गैंगस, मेघना, ब्रह्मपुत्र एंड कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख लिया हमने, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में, यह सब एरिया में है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज इंडियाज नेशनल aquatic एनिमल एंड इज पॉपुलरली नोन एज सुसु। इट इज among द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। देखो ये अकेला फ्रेश वाटर डॉल्फिन नहीं है, और भी 3 है। कौन कौन सा है? बाइजी जो यांगसे रिवर चाइना में, भूलन ऑफ द इंडस इन पाकिस्तान, बोटो ऑफ द अमेज़न रिवर इन लैटिन अमेरिका। दिस 4 स्पीशीज लिव ओनली इन रिवर्स एंड लेक्स। ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में ही रहता है, उनको रिवर्स में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा। इट प्रेजेंस इंडिकेट्स अ हेल्थ ऑफ ए रिवरन इकोसिस्टम। इसका मतलब है दोस्तों, देखो अगर गैंगस रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन डिक्लेन हो रहा है, इसका मतलब है गंगा की पानी की क्वालिटी नीचे जा रहा है। अगर सही तरह जी रहा है, इसका मतलब यह है गंगा की पानी की क्वालिटी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे स्पीशीज है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और उधर के पानी में क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम होने से ये उधर से माइग्रेट हो जाता है, नहीं तो मर जाता है। तो हमें डायरेक्टली ये पता चल जाता है कि इनकी पॉपुलेशन रहने से पानी की क्वालिटी क्या है। राइट दोस्तों, इसकी प्रोटेक्शन स्टेटस देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन के नेचर का स्टेटस है एंडेंजर्ड। इट इज लिस्टेड ऑन साइट्स अपेंडिक्स 1। साइट्स अपेंडिक्स 1 क्या है आपको बताया था, वैसे ये भी एक एंडेंजर्ड ही मान लो। साइट्स मतलब होता है क्या है दोस्तों? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ये भी IUCN जैसा एक स्टेटस देते हैं, अपेंडिक्स 1 में आता है इसका। इट इज क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन एज ऑफेंसेस अंडर दिस आर प्रिस्क्राइब्ड द हाईएस्ट पेनाल्टीज। देखो इसका फिशिंग करना, इसका पोचिंग करना सब मना है, हाईएस्ट पेनाल्टीज भी मिलेगा। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी इन बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इज इंडियाज ओनली सैंक्चुरी फॉर इट्स नेशनल एक्वाटिक एनिमल। तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए एक ही सैंक्चुरी है, क्या है? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी बिहार में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारी स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था? गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल, बिल्कुल सही है। एंड इज पॉपुलरली नोन एज सुसु, बिल्कुल सही है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी VGDS इन बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इज इंडियाज ओनली सैंक्चुरी फॉर इट्स नेशनल एक्वाटिक एनिमल, बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट, तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्नेक्स? आंसर इज ऑप्शन ए, स्नेक्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दोस्तों दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्नेक्स आर नॉट फाउंड इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। राइट दोस्तों, वैसे आप लोगों को कुछ डाउट आया होगा, ऑप्शन डी काफी लोगों ने आंसर दिया था। स्नेक्स हैव ईयर्स विच हेल्प्स विद बैलेंस बट दे आर मोस्टली डफ टू एयरबोर्न साउंड्स। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। स्नेक्स के पास ईयर्स रहते हैं, वो इनर ईयर्स रहते हैं, केवल शरीर के बैलेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में भी ईयर्स जो है, हमारी कान जो है सुनाई देने के लिए भी और हमारे बॉडी बैलेंस में भी काम आता है। राइट दोस्तों, वैसे स्नेक्स जो सांप है उनको सुनाई नहीं देता है जो एयरबोर्न साउंड से। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने अगर कोई सांप है, अगर कितना भी आप चिल्लाओ ना, उसको सुनाई नहीं देगा। आप पटाखे भी फोड़ लो, उसको सुनाई नहीं देगा। पर अगर आप नीचे जमीन में कुछ साउंड, जैसे आप पैर से ऐसे टपका, ठीक है, तो उनको सुनाई देगा। राइट दोस्तों, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से, एर्थली वाइब्रेशंस की वजह से, ग्राउंड वाइब्रेशंस की वजह से। वैसे एयरबोर्न कोई साउंड उस तक नहीं पहुंचेगा। दिस इज अ फैक्ट। जो सपेरा है, जो पुंगी बजाता है ना दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, स्नेक जो कोबरा रहते हैं मैक्सिमम उनके पास, कोबरा डांस करते हैं, वो पुंगी जैसे बजाता है। पर फैक्ट तो ये है दोस्तों, वो पुंगी से जो आवाज आती है ना दोस्तों, वो बिल्कुल सांप को सुनाई नहीं देता है। सांप इसलिए नाचता है, इधर उधर इसलिए करता है, जो सपेरा वो अपना पुंगी जो है इधर उधर करता है, और सांप जो है वो जो पुंगी में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। कोबरा की एक खासियत है, उसके सामने कुछ भी चीज आ गया ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अगर वो इधर किया उधर किया तो अपने आप वो नाचने जैसे लगता है हमें। वैसे पुंगी से जो भी आवाज आती है, सांप को बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। इट इज ए फैक्ट। राइट दोस्तों, तो आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन में। This road NH4 running from capital city to Diglipur passes through the buffer zone of a tribal reserve between Jirka Tank to the Middle Strait, connecting all major towns of Ferrarganj,
Baratang, Kadamtala, Rankat, Billy Ground, Dimbudera and Mayabandar. About which tribes the statement refers to? दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्लू दे रहा हूँ, NH4 जो है अंडमान में है। अगर NH4 से आप जाओगे, पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर, ये सब जगह से आप पास करोगे, तब आपको एक ट्राइब्स दिखाई देगा। इन पांचों में से कौन सा ट्राइब की बात इधर कर रहा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों हमारी डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल कमेंट, सजेशंस और आप लोगों की मार्क्स जरूर लिख के बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू। इस पीपीटी की भी पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, शाम तक टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।